फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर 1 में सेकंड पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत द्वंद्व क्या होता है और वैद्युत द्वंद्व के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिसने नहीं देखी है हमारी, वो पहली वीडियो देख लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसकी वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र को समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए हमें दो आवेशों की आवश्यकता होगी। नंबर 1 एक होगा हमारा सोर्स चार्ज, यानी कि स्रोत जिसका मुख्य चार्ज होगा। ठीक है, और दूसरा होता है परीक्षण आवेश। ठीक है, यानी कि सपोज किया हमने ये कोई एक सोर्स आवेश है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह। ठीक है, एक समान रूप से इसके ऊपर धनावेश फैला हुआ है। तो देखिए इस धनावेश पर ये एक सोर्स चार्ज है, एक मुख्य स्रोत है चार्ज। दूसरा एक यहाँ पर परीक्षण आवेश रखूंगा है Q। ठीक है, और इसका मान दिया हुआ है Q। तो देखिए इस चार्ज की वजह से इस पर जो बल का अनुभव होता है, ठीक है, यानी कि सोर्स चार्ज होगा, इसके ऊपर कुछ बल लगाएगा और ये बल जो है कहाँ पर होगा, अगर ये धनावेश है तो ये लगने वाला जो बल है वो बाहर की तरफ लगेगा, यानी कि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा। इसके रेस्पेक्ट में इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसके ऊपर हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर धनावेश है, क्या है, धनावेश वितरित है, धनावेश, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कहाँ होगी, बाहर की ओर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर कहाँ होगी, बाहर की ओर, यानी कि इस तरह से होगी। ये कोई बल इसके ऊपर सपोज किया हमने, ये यहाँ से r मीटर डिस्टेंस पर स्थित है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो तीव्रता यानी कि जो बल लग रहा है वो कहाँ पर होगा, बाहर की दिशा में होगा, क्योंकि ये भी धन परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है, Q0 क्या है हमारा, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। ठीक है, इसके ऊपर परीक्षण किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से। ठीक है, और ये क्या है, एक सदिश राशि होती है। तो दूसरा इसका फॉर्मूला होता है F/Q0। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला होगा। अब इसकी हमें परिभाषा कैसे लिखनी है, तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, बल तथा वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को, अब यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश दिया है तो परीक्षण आवेश हो जाएगा। अगर ये कोई और दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो उसका चार्ज का मान रख देंगे, यानी बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो। अब यहाँ पर F क्या है, बल है, चालक पर लगने वाला बल या केवल बल। तो Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब ये हो गया। इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है, इसके ऊपर अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि सपोज किया कि कोई आवेश का मान दिया हुआ है हमें Q0, उसका मान दिया हुआ है 0.2 माइक्रो कूलम। ठीक है, या 0.2 कूलम आवेश दिया हुआ है और कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, तो देखिए ये तो मुख्य चार्ज है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, ये परीक्षण आवेश है तो इसका मान वो देगा। ठीक है, Q का मान नहीं देगा, Q0 का मान दिया हुआ होगा वहाँ पर। ठीक है, तो Q0 इसका कितना होगा, 0.2 कूलम, और उस पर ऊपर जो लगने वाला बल है सपोज किया हमने 2 न्यूटन का बल उसके ऊपर लग रहा है, तो पूछ लेगा कि इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E कितना हो जाएगा, F/Q0 रखेंगे, और F का मान कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन, और इसका मान दिया हुआ है 0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 1 बढ़ जाएगा, और ये कितना होता है, कूलम, यानी 2 बन जाए 2, यानी कि कितना न्यूटन का बल लग रहा है इसके ऊपर, 10 न्यूटन पर कूलम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर कैसा पूछा जा सकता है कि एक परीक्षण आवेश है, उसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी लग रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे देगा। ठीक है,
धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। ठीक है, ये आगे आने वाले टॉपिक के अंदर आने वाला है। सपोज किया कि दो आवेश है, इनके बीच में लगने वाला बल जो है वो 4 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 4 न्यूटन का। ठीक है, और परीक्षण आवेश इसके ऊपर कितना न्यूटन का लगा हुआ है, तो ये F हो गया। परीक्षण आवेश का मान निकालना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसने कुछ दे दी 4 न्यूटन पर कूलम। तो पूछता है कि परीक्षण आवेश का मान कितना होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, Q नॉट का मान निकालना है हमको। तो E कितना होता है, F अपॉन Q नॉट। अब हमको किसका मान निकालना है, Q नॉट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस Q नॉट का जो मान निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, F अपॉन E कर देंगे। और F का मान कितना दिया हुआ है, 4, E का मान कितना दिया हुआ है, 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो Q नॉट इसका कितना आ गया, 1 कूलम का आवेश रखा हुआ है वहाँ पर Q नॉट का मान। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर लगने वाला बल भी पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे देगा कुछ, ठीक है, और आवेश का मान दे देगा, पूछ लेगा बल का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल ये दो तो सदिश राशियां हैं और Q नॉट जो होती है अदिश राशि है। ठीक है, तो अगर हम इसका मान निकालें थोड़े से एडवांस लेवल पे अगर चले तो ये हो जाता है F = E Q नॉट। ठीक है, और F का मान जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, R पर, जो उनके बीच की दूरी होगी E नॉट × R। ये वेक्टर फॉर्म होती है इसकी। क्लियर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी है। किसके कारण निकालनी है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण हमें तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो सपोज किया हमने यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लिया O, इस पॉइंट पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, इससे R मीटर की दूरी पर, कितने मीटर चले, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P रखा हुआ है। ठीक है, और इस बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q नॉट। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन और बनाते हैं। यहाँ पर एक ऋण आवेश रखा हुआ है और इनके बीच की दूरी कितनी है, एक यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है बिंदु P पर, इसका मान है Q नॉट। ठीक है, अब धन आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो ये इसका जो बल लगाएगा वो किस की तरफ लग रहा होगा, बाहर की तरफ, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आउटवर्ड होगी। और यहाँ पर ऋण आवेश है और यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ऋण आवेश की तरफ होगी, यानी कि अंदर की ओर। सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इस आवेश और इस आवेश के बीच में कुछ बल लग रहा है। ठीक है, अब वो धन आवेश हो या कोई सा भी बल है तो हम यहाँ पर इसका बल का मान दिखा देंगे। ठीक है, सपोज ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं तो बल का मान कितना होता है, F। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ बल लग रहा होगा, इसका मान हो गया F। तो जो जब दो आवेशों के बीच में बल लगता है तो वो बल कैसा होता है, या तो आकर्षण का होता है या फिर प्रतिकर्षण का होता है। तो प्रतिकर्षण का बल का जो परिमाण है या आकर्षण का वो कितना होता है, लगने वाला बल कूलम के नियम से निकालेंगे। तो F कितना हो गया, 1/4πε0 Q नॉट/R²। ये दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि परीक्षण आवेश की अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा देखी थी वो क्या कह रही थी कि इस आवेश की वजह से इस आवेश पर कुछ बल का जो अनुभव होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, इनके बीच में लगने वाला बल और आवेश का अनुपात कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कि E कितना होता है, F/Q नॉट। देखिए अगर हम यहाँ पर Q1 या Q2 या Q3 कुछ भी रख रहे हैं उसी का मान आना है, यानी कि इस सोर्स चार्ज की बात नहीं होगी। ये इस आवेश की वजह से ये वाले आवेश पर जो बल का अनुभव करेगा उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम यहाँ पर किसका मान रखेंगे, Q नॉट का। इसको हमने सपोज किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया। तो देखिए इन दोनों का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व 2 से कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमें हासिल क्या होगा, इस F का मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। तो E कितना हो गया, 1/4πε0 Q
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, E = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई सी भी हो, उसका मात्रक या तो न्यूटन पर कूलम होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर क्यों होता है, क्योंकि जब हम वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालते हैं तो वहां पर मिलता है E = V अपॉन R। ठीक है, वहां से हमको इसका मान मिल जाता है वोल्ट पर मीटर वाला। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे होगा कि सपोज किया हमने 0.3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है या 3 मीटर की दूरी पर, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ होगी। सपोज किया इन दोनों के बीच की दूरी r है ना, यहाँ भी r होगी। तो हमें जो फॉर्मूला मिला है वो कितना मिला, बिंदु आवेश के कारण E = 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो याद रखना बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आता है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। वो कौन से आवेश पर लगेगा, जो आवेश उसके केंद्र पर स्थित होगा। ठीक है, या कहीं पर जो सेंटर पे हम उसका पॉइंट पे जो रख रहे हैं उसको मान परीक्षण आवेश पर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो किस पर निर्भर करता है, परीक्षण आवेश पर। जितना परीक्षण आवेश का मान कम होगा उतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, बिंदु आवेश के कारण निकाले तो उस बिंदु पर करेगी जिसकी वजह से निकाला जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, दो तरीके से पूछा जाता है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर आगे देखेंगे तो वहाँ तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा या फिर ऐसा पूछ लेगा कि आर स्क्वायर का मान पूछ लेगा। यहाँ से दो ही चीज़ें पूछता है। ठीक है, और हम जानते हैं इसका मान तो तत्काल सेवा में हमेशा इतना ही होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ होता है। अच्छा, इसका मात्रक अगर हमें बनाना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो बल वाले उसमें चलेंगे, आर स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। अब सपोज किया उसने कि यहाँ पर +2 कूलम का आवेश स्थित है, इसके बीच में यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसका मान 0.2 कूलम दिया हुआ है। ये एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, सपोज कर लिया हमने। अब पूछता है इसमें दो तरीके से क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक तो परिमाण और प्लस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी। तो भैया ये धनावेश रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ होगी हमेशा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो हमें मालूम चल गई। पूछ कर आया इसके बीच में देखो आर का मान दे रखा है, इसका मान तो देखो हमें मालूम है, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान निकालना है बिंदु आवेश के कारण। तो हम यहाँ से सबसे पहले हमें पी को मान कितना दिया हुआ है 2 कूलम। ठीक है, और बीच की दूरी कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो 9 × 10⁹ हो गया, इसका मान हमने रख लिया। और 2 क्यू का मान कौन सा रखना है, इस बिंदु आवेश वाले का, यानी कि यहाँ पर रख दिया हमने 2 अपॉन क्योंकि बीच की दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻² का गुणा हो जाता है। ठीक है, और ये नीचे काय में आर स्क्वायर में है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आएगा 9 दूनी 18 हो गया, 18 × 10⁹ और यहाँ पर कितना हो गया 9 ने 81 हो गया, 9 हो गया 10⁻ गुणा 10⁻ कितना हो जाएगा -4, 9 दूनी 18। तो E = कितना हो गया 2/9, यानी 2/9, 10⁻⁴ को ऊपर लेके जाने के बाद हो जाएगा 10 का, यानी कि 9 और 4 कितना हो गया 10⁻13। अब पॉइंट न जाने का या 0 हो जाएगा। अब कितना हो गया 20 होगा, 9 दूनी कितना होता है 18.2। ठीक है, इंटू 10⁻30। और अगर आगे बढ़ाना चाहो 9 दूनी 18 हो गया, फिर 2 बच गया 9 दूनी 18, यानी कि ये हो गया लगभग न्यूटन पर कूलम। अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर ये है। ठीक है, लगभग मान हो गया, इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम। अब दूसरा क्या कहेगा, इनके बीच की दूरी पूछ लेगा, तो हमें क्या करना है, उस बीच की दूरी में आर स्क्वायर को उठा के इधर ले जाएंगे और ई को इसके अंदर फिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज है भैया। सबसे पहली चीज पहले हमें समझना है वैद्युत
ध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है P बराबर 2L/Q। ये भी एक सदिश राशि होती है और ये वेक्टर कंडीशन है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं कि इसमें एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो आवेश जो है उनके बीच में जो दूरी है उसकी दोगुनी दूरी और तथा एक आवेश के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो होगी किताबी भाषा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव है क्या। तो वैद्युत द्विध्रुव बनने के लिए सबसे पहले समान आवेश होने चाहिए। क्या होना चाहिए? समान आवेश। लेकिन प्रकृति कैसी होनी चाहिए उनकी? विपरीत प्रकृति होनी चाहिए। कैसी? विपरीत प्रकृति होनी चाहिए। मतलब एक धनावेश होगा और दूसरा ऋण आवेश होगा, तभी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। इसकी दिशा कहाँ होती है? ऋण से धन की ओर होती है। कहाँ होती है दिशा? ऋण से धन की ओर। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है ये, इसकी दिशा उल्टी होती है, ठीक है। अब भैया वैद्युत द्विध्रुव है क्या? देखिए सबसे पहली चीज, वैद्युत द्विध्रुव को हम चाहे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दें या इस तरह से माचिस की तिल्ली बना लें, -Q और प्लस, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव नॉर्मल कंडीशन की बात करें। और इनकी जो बीच की दूरी होती है वो हम लेते हैं 2L, ठीक है। ये इनकी बीच की दूरी होती है। वैद्युत द्विध्रुव बनने के लिए जो तो +Q और -Q हमें समझ में आ गया। अब वैद्युत द्विध्रुव बनेगा कहाँ पर? तो देखिए अगर Q का मान एक दिया हुआ है -2 कूलम और दूसरा दिया हुआ है +2 कूलम, तभी ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे, ठीक है। तो भी कैसे होने चाहिए? समान आवेश होने चाहिए। प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। अब अगर लिखा है Q +2 कूलम और दूसरा Q दिया है -4 कूलम, तो ये वैद्युत द्विध्रुव कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि इनकी प्रकृति तो विपरीत हो गई लेकिन आवेश का मान भिन्न हो गया, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएंगे। अच्छा, इनकी दिशा क्या होती है? धन से वो ऋण से धन की ओर। मतलब अगर +Q से चले तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से आ रही होगी क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जाता है, और बाहर जो होगी वो कैसी होगी? माइनस से प्लस की। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलम मीटर, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये है कहाँ? ये Q का मतलब क्या है? यहाँ से अगर इस साइड चले तो ये दूरी होती है L, और इसके सेंटर से फिर इधर की तरफ चले तो ये दूरी होती है L, ठीक है। ये दो दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, एक आवेश के मल्टीप्लिकेशन के साथ। इस पर तो नॉर्मली क्वेश्चन देगा, इसका मात्रक कूलम मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे देगा कि दो कूलम का आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित करते हैं न्यूमेरिकल इसका। सपोज किया हमने कि दो आवेश है, ठीक है। एक का मान दिया हुआ है +2 कूलम तथा -2 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से जो रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर का जो द्विध्रुव बनना है, ये दूरी पूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो बेटा ये काम करना, थोड़ा मूर्ख मत बनना। ये जो मान दिया हुआ है तुमको, ये पूरा 2L का मान दिया हुआ है, ठीक है। और आवेश को हम एक को उठा लेंगे दूरी से, क्लियर। तो हमें क्या निकालना है? P निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो P कितना हो गया? 2² फॉर्मूला होता है, Q की जगह तुमने रख दिया 2, ठीक है, और QL की जगह तरफ हो गए, यानी कि यहाँ पर रखा है 4। अब सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे मीटर के साथ में, तो ये हो जाएगा 4 × 10 की घात -2। अब ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 8 × 10 की घात -2 कूलम मीटर। ये आ गया भैया इसका आंसर। सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति निकालनी है और दूसरा निरक्षीय स्थिति कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छी स्थिति क्या होती है? ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस अक्ष पर चला जाएगा तो ये तो अच्छी स्थिति हो गई, और इसके सेंटर से r मीटर की दूरी पर ऊपर की तरफ चले गए तो ये हो जाता है इसकी निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती क्यों है? तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी इस -Q के कारण और इस +Q के कारण, ये दोनों आवेश वहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हो गया? चलिए ठीक। अगला टॉपिक क्या है हमारा? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यूपी बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव की क्या बच्चों? अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति
की के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा फिगर समझ लियो, फिजिक्स अगर पढ़नी है तो चित्र आ जाए, वरना रटने हटाने वाले बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रटेगा किसी का वाला नंबर याद रखना। और फिजिक्स ऐसी भयंकर बीमारी है, ऐसा समझ में आती है। तो सबसे पहले क्या है, देखो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति समझ में आ गया। जो बिंदु आवेश या परीक्षण आवेश रखा हुआ होगा वो कहाँ पर होगा, अच्छी पर होगा। ठीक है, यानी कि एक्सिस पर होगा। क्लियर हो गया, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव इसके अंदर आना है, यानी कि P बराबर 2 की वैल्यू इसके अंदर चलेगा। ठीक है, और प्लस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तो मैंने निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तत्काल सीमा लगा के यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। सपोज किया हमारा ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर -q आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर q आवेश रखा हुआ है। ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव है। और जब अक्ष की बात करेंगे तो इसके सामने हो, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे घूम जाए, सपोज कीजिए वैद्युत द्विध्रुव ऐसे हो जाए, तो अब अक्ष कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की एक्सिस पर डिपेंड करेगा ये इसका हमने केंद्र मान लिया, और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो होती है l, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी होगी l। अब सपोज किया इस केंद्र O से r मीटर डिस्टेंस पर चले, यहाँ पर गए, कहीं पर ही हमने परीक्षा आवेश रख दिया, यहाँ पर बिंदु P मान लिया। ठीक है, यहाँ पर कोई परीक्षा आवेश रखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब केंद्र से और यहाँ तक की जो दूरी मानी है वो हमने वो कितनी मानी है, r। ठीक, अब जरा हम चित्र की तरफ चलते हैं। देखो बुक में होगा E1 इधर ले लेते हैं, E2 इधर ले लेते हैं। तो कैसे लेते हैं समझ, धन आवेश है, ये वाला आवेश इसके ऊपर कुछ बल लगा रहा है, इस धन आवेश के कारण दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। आगे समझाया था मैंने, ये हो गई दिशा। सपोज कि हमने E1 मान लिया, ये E1 क्यों आ रहा है, +q आवेश के कारण। ठीक है, ठीक है। अब ऋण आवेश के कारण लेते हैं, तो एक चीज देख लेते हैं, +q आवेश से बिंदु P की दूरी है कितनी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, बड़ी दूरी में तो छोटी दूरी कट जाएगी, यानी कि r - l हो गई। क्लियर। अब जरा देखते हैं -q से बिंदु P की दूरी कितनी है, बाद में देखेंगे। -q इस पर कुछ बल लगा रहे होगा जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुभव होगा। -q में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। सपोज करिए अब बिंदु P पर कुछ परिणामी तीव्रता होगी, एक तो बाहर की तरफ जा रही है, एक अंदर की तरफ। रिजल्टेंट कितना होगा इसका हमने मान लिया E है। ठीक है, अब -q से बिंदु P तक की दूरी देख लें, क्योंकि O से मालूम है +q से मालूम है, तो -q से जब देखा जाएगा तो यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r + l। क्लियर हो गया। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है, क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, दोनों तीव्रता का योग होगा, यानी कि E = कितनी हो जाएगी, E1 + E2। E1 किसकी वजह से, धन आवेश की वजह से, और E2 किसकी वजह से, ऋण आवेश की वजह से। तो थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर रख लेते हैं, ये +q की वजह से, ये +q की वजह से और ये -q की वजह से। ठीक है, वरना ऐसा लगेगा कि E1 और Q नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला लगेगा, और बिंदु आवेश के कारण जो फॉर्मूला होता है वो कितना निकाला था हमने, 1/4πr/r। ये इतना निकाला हमने। अब यहाँ पर जो r है या तो r + l होगा या फिर r - l होगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं E1 का मान पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। यहाँ पर चलते हैं, E1 प्लस की वजह से था, तो दूरी कितनी हो गई है, r - l, कुछ नहीं है बस, कितने कर देंगे, यानी कि 1/4π∗q/, दूरी कितनी थी, r - l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और E2 किसकी वजह से, ऋण आवेश की वजह से। अब ऋण आवेश की दूरी देख लो कितनी है, यहाँ तक है, इस फॉर्मूले में कितना लगेगा, r + l लग जाएगा, यानी कि E2 = कितना हो गया, 1/4π∗q/r + l का। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, E1/E2 का मान ढालेंगे और इस वाले समीकरण में पुट कर देंगे। E1/E2 का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे, तो जैसे ही लगाते हैं देखो q/4π∗0 इधर है और ये -q की वजह से आ रही है। ठीक है, या -q लगाओगे, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पूरा मान होगा वो E2 का मान हो कितना जाएगा, E2 का मान हो जाएगा 1/4π∗0 -q/r + l का। अब कुछ नहीं करना है, E1 का मान उठाना है, इसमें रखना है, E2 का मान उठाना है, इसमें रखना है।
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में ये बचेगा पहले 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लगा लेंगे, इसमें जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये मान हमें कुछ इस तरह से मिलने लगेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें जब कॉमन लेंगे तो आगे आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो डायरेक्ट होल स्क्वायर बोलते हुए चल जाओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, तो इसका जब होल स्क्वायर खुलेगा तो माइनस वाले टर्म जो है, माइनस वाले पद प्लस में और प्लस वाले पद माइनस में हो जाएंगे, तो ये मिल जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2आर एल। इतना क्लियर हो गया, आर स्क्वायर थे, ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर थे, ये एल स्क्वायर कैंसिल, 2आर एल कितना हो गया 4आर एल। क्लियर, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान बनेगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बनेगा यानी कि 4 क्यू आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ पर लिखूंगा वैद्युत द्विध्रुव, तो ये द्विध्रुव लाना है, तो हम क्या करेंगे, और हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला कितना होता है, Q बराबर 2Ql होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2QL इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वी नो दैट P इक्वल टू कितना होता है 2QL, तो इसकी जगह हम कितना रख देंगे, P रख देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ट्वाइस P R रह जाता, और पीछे हो जाता आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति के कारण। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैद्युत द्विध्रुव समझाता हूँ, क्योंकि मुझे L0 करना है, और L0 क्यों होगा, आपने सोडियम क्लोराइड देखा है, नमक खाया है किसी का, नमक खा कर नमक हरानी की है क्या, नहीं किया तो ना, ठीक है। देखो इसके ऊपर प्लस वैलेंसी होती है और क्लोरीन के ऊपर माइनस वैलेंसी होती है, समान आगे से लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं, यहाँ पर प्लस का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर माइनस का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव बना देगा। अब ये बताओ नमक के एक दाने के अंदर ये चीज मौजूद है, वो कितनी छोटी दूरी होगी, बहुत छोटी होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू L। अब L का मल्टीपल हम करा देंगे 0 में, अगर देखिए हमने L को 0 रख दिया यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इधर ला के रखते हैं, असली फॉर्मूला ये होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर L जैसे 0 हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी आर। तो देखिए L 0 होने के बाद में आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा आर की पावर 4, इस आर से ये वाला आर कैंसिल कर देते हैं, तो E इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब हमें निरक्षीय स्थिति समझनी है, तो निरक्षीय स्थिति समझेंगे उसमें भी यही करना है सारी चीजें। बस याद रखना 11वीं कक्षा के अंदर आपने पढ़ा होगा वेक्टर। वेक्टर बड़ी बुरी चीज है, अगर वेक्टर छोड़ दिया पढ़ना तो फिर ट्रैक्टर चलाना पड़ जाएगा। अच्छी स्थिति के कारण तो हो चुका, अब चलेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय, अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है भैया, तो देखिए सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, यहाँ पर माइनस क्यू रख दिया और यहाँ पर प्लस क्यू रख दिया। अब अगर पॉइंट इस अक्ष पर चल हुआ है तो अच्छी स्थिति हो गई। ठीक है, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, इसके केंद्र से हम ऊपर की तरफ चले जाए r मीटर दूरी पर, तो कहाँ चले, इधर जाना है हमको, तो हमने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया इस तरह, यहाँ पर माइनस क्यू आगे रख दिया, यहाँ पर प्लस क्यू आगे रख दिया, इसका केंद्र हमने मान लिया O। अब केंद्र माइनस क्यू से केंद्र की दूरी L, इधर से दूरी L। ठीक है, यो ठीक है, कहाँ गए, बिल्कुल ऐसे गए ऊपर की तरफ। निरक्षीय स्थिति यहाँ, ये स्थिति में एक बिंदु P रख दिया यहाँ पर, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण इधर से बल लगेगा इसकी तरफ, और माइनस क्यू आवेश से इधर की तरफ बल लगा देगा। तो
सपोज कि हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने मान ली, ठीक है, ये कुछ r मीटर की दूरी पर तो ये स्थित था, फिर यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी बन रही होगी। जब केंद्र से है, समान लंब है, समान आधार है, तो कर्ण दोनों का समान हो जाएगा, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पर प्लस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? बाहर की ओर। तो सपोज कर लिया हमने E1 है, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है। अब अक्ष पर जा रहा है, तो ये अक्ष पर ना गया तो इसका जो है वेक्टर पे फॉर्म में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से इसका एक ही लंब दिशा हो जाएगी और दूसरा ये इसका आधार हो जाएगा, मतलब x अक्ष और y अक्ष वाला कंपोनेंट, ठीक है। तीव्रता जो है घटकों में वियोजित हो ही जाएगा। अब देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, तो ये कितना हो जाएगा E1 sin थीटा, क्लियर हो गया इतना। और इसी तरीके से ये वाला कितना हो जाएगा E1 cos थीटा, यहाँ पर ये कुछ थीटा डिग्री एंगल पर दिखाएंगे, इतना समझ में आ गया। ये हमने माइनस क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से निकाल ली। अब माइनस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? अंदर की ओर, तो ये किधर की तरफ दिखाएगा? ये शो करेगा इधर की तरफ, ठीक है। सपोज किया माइनस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो E2 इधर की तरफ होगी। अब इसका एक लंबवत बनेगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना हो जाएगा? नीचे की तरफ, यानी कि जो हो गया E2 sin थीटा, ठीक है। और इसका लंब जो लंबवत घटक हो गया ये क्षैतिज घटक, ये क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा, क्लियर। चित्र से अब हम cos थीटा का मान निकाल लें। यहाँ से इसको पहले तो ये कर्ण निकाल लें इसका, तो कर्ण के अंदर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये L, ये R हो गई, ये L हो गई, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में लग जाएगी, तो ये हो जाएगा L² प्लस R², ठीक है। समान दूरी इधर से भी तो ये भी कितना हो जाएगा? L² प्लस R², ठीक है। अब E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर और विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये बराबर और विपरीत है कैसे? इनका दूरियां बिल्कुल समान है, ठीक है, इसकी वजह से ये बराबर और विपरीत है। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे न्यूटन के तृतीय नियम से। E1 cos थीटा और E2 sin थीटा E2 cos थीटा ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी, परिणामी तीव्रता कितनी होगी? E सपोज कि हमने E कितना हो गया? E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, ये एक ही दिशा में है, जुड़ गए, ठीक है, मॉडल लग गया इनके ऊपर। तो ये क्या हो गया? यानी कि E1 का मान E2 के बराबर है, तभी तो बराबर है, एक ही दिशा में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने रख दिया तो ये हो जाएगा E1 और E1, यानी कि ये हो गया सपोज किया ट्वाइस E1 cos थीटा, चाहे E2 रख दो या E1 रख दो। ये बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आ गई। अब ये cos थीटा चक्कर डालेगा, cos थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा का मान त्रिभुज के अंदर, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो चित्र से हम क्या करेंगे? cos थीटा का मान निकाल लेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि L अपॉन √L² प्लस R²। समझ में आ गया इतना? ठीक है। E1 का मान निकालना है, E1 और E2 का जो मान निकलेगा वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ, तो बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण जो फॉर्मूला होगा वो E1 का मान कितना हो जाएगा? E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² प्लस L² का होल स्क्वायर। खत्म कहानी। और cos थीटा बराबर ये हो गया, क्लियर हो गया। तो देखिए, तो E1 का मान उठाया और यहाँ से रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हो गया Q अपॉन R² प्लस L², और cos थीटा का मान रखा तो हमें कितना मिल गया? R² प्लस L²। अच्छा, किसी के ऊपर अगर अंडर आता है तो उसकी पावर कितनी होती है? आधी। आधा का मान है, उड़ाने खाते हैं हो जाएगी, ठीक है। और 2Q लिखने के क्या बन जाएगा? वैद्युत दूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2Q किसके बराबर हो गया? P के, P = 2QL, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा? R² प्लस L² की पावर 3/2। ये आ गई निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करेंगे? फिर L का मान 0 रख देंगे। R is very very greater than to L, L बराबर 0 रखने पर, L बराबर जैसे 0 रखा जाएगा तो ये कहानी कितनी लग जाएगी? लमसम हो जाएगी कहानी, यहाँ से उठाया यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहानी कितनी रहेगी? E =
1/4πε0। ठीक है, टी ऐसे रख दिया तो हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा तो पावर की मान जो कितना मिल गया वो कितना मिल गया 1/4πε0 p/r। इतना क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक और रह जाता है इसमें कि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता में वैद्युत विद्युत की निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति में क्या संबंध है। तो अच्छी स्थिति में क्या था, यहाँ पर 2p आ गया था और निरक्षीय स्थिति में क्या आ गया, यहाँ पर p आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षीय में क्या संबंध हो जाएगा वो देख लो। E अच्छी है या लिख दिया हमने अच्छी है 1/4πε0 r। ठीक है, और निरक्षीय में क्या संबंध होगा, E निरक्षीय इक्वल टू 1/4πε0 p/r3। E अच्छी है कितना होता है, E अच्छी है बराबर 2E निरक्षीय। क्लियर। चलिए अब जो है इसके अंदर टॉपिक बचता है आपका द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे और उसमें एक तो कार्य निकालना है या फिर ऊर्जा, या उसके बाद में उसका निकालते हैं बल आघूर्ण, इसके ऊपर बल आघूर्ण। तो 2 टॉपिक रह गए वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं।